हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, भारत में जब भी बात होती है आरक्षण की, अनुसूचित जाति की, दलित की, तो कई सारे लोगों को, कई सारे स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़न होता है कि क्या कोई व्यक्ति जो दलित परिवार में पैदा हुआ लेकिन उसने बाद में अगर अपना धर्म बदल लिया तो क्या वह अनुसूचित जाति होगा, SC माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इसके संबंध में एक निर्णय दिया है। इसके बाद से इस पर तथ्यात्मक क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो SC है, जो अनुसूचित जाति है, क्या सिर्फ जन्म से तय होगी या धर्म से? सामाजिक भेदभाव और कानून भी इसमें कुछ भूमिका निभाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, कौन तय करता है कि अनुसूचित जाति में कौन कौन आएगा? तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं समझेंगे कि अनुसूचित जाति क्या है, हम पूरे सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे, इतिहास, संविधान, राजनीति और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से भी। तो डिटेल में अनुसूचित जाति के संदर्भ में क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या अब तक के नियम बने हैं, किस प्रकार से यह सूची जारी होती है, किन्हें यह अधिकार मिलता है, धर्म परिवर्तन से इस पर क्या आधार बनते हैं, क्या उन्हें लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन क्या हैं, इन सब पर चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और शुरू करते हैं आज का यह विश्लेषण। देखिए, सबसे पहली चीज, अनुसूचित जाति की जो अवधारणा है, यहां पर सिर्फ जाति नहीं, एक ऐतिहासिक भेदभाव, एक ऐतिहासिक घाव की बात की जाती है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला कारण, सबसे पहला आधार होता है ऐतिहासिक छुआछूत का, जहां पर सदियों तक चला सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक शोषण आधार बनता है। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने इसके लिए एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क तैयार किया और अनुसूचित जाति की अवधारणा आती है यहां से। देखिए, अनुसूचित जाति कोई साधारण कैटेगरी नहीं है, वास्तव में यह भारत के सामाजिक इतिहास का एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है, एक ढांचागत प्रतिक्रिया है। इसका आधार ऐतिहासिक अस्पृश्यता ही है। और ध्यान रखिएगा, हर गरीब अनुसूचित जाति नहीं होता, इसका आधार है हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी, यानी ऐतिहासिक रूप से छुआछूत के शिकार हुए उस समुदाय की बात हो रही है, जो समुदाय इस ऐतिहासिक पीड़ा से गुजरा है। कौन तय करता है? सबसे बड़ा प्रश्न जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सभी आमजन को पता होना चाहिए, सभी प्रबुद्ध लोगों को पता होना चाहिए। कौन तय करता है कि अनुसूचित जाति में कौन कौन आएगा? तो इसके संवैधानिक तंत्र को देखिएगा, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट को देखिएगा। और इसका संवैधानिक जवाब क्या है? इसकी अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राज्यवार सूची बनाई जाती है और यह सूची राष्ट्रपति जारी करते हैं। आर्टिकल 341, राष्ट्रपति एक अनुसूची जारी करेंगे प्रत्येक राज्य के अनुसार अनुसूचित जाति की। इसमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संसद के पास अधिकार है कि वह उस सूची में संशोधन कर सके। ध्यान रखिएगा कि यह समुदाय आधारित स्थिति पर निर्भर करता है। अनुसूचित जाति का दर्जा व्यक्ति नहीं, समुदाय के लिए होता है। आर्टिकल 341 जो है भारतीय संविधान का वह स्तंभ है जो अनुसूचित जाति की पहचान को राजनीतिक मनमानी से बचाता है और यही इसकी असली ताकत है। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है, इस संवैधानिक प्रावधान से एक चीज क्लियर होती है, जो कि आप इस तरीके से समझिएगा कि राष्ट्रपति, इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझिएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति की अधिसूचना होगी जो कि राज्यवार अनुसूचित जाति की सूची जारी करेंगे और यह सर्वोच्च प्राधिकारी है इस संबंध में। संसद के पास, एकमात्र संसद के पास यह अधिकार है कि वे इस सूची में बदलाव कर सकती है, यानी कि राज्य सरकार और राज्य विधायिकाएं अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव नहीं कर सकती हैं। और तीसरा, इसमें न्यायालय की शक्तियों की भी सीमा है। कोर्ट कोई भी किसी भी नई जाति को अनुसूचित जाति की सूची में जोड़ने की शक्ति नहीं रखता है। तो सूची का डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट करेंगे, उसमें अमेंडमेंट या चेंजेस संसद करेगी। तो यह बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है अनुच्छेद 341 के अंतर्गत। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, ना इसमें न्यायालय की कोई भूमिका है और ना ही राज्य सरकारों की। यहां पर एक तथ्य जो मैंने अभी आपको बताया, उसका स्पष्टीकरण भी जरूरी है कि अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वह व्यक्ति नहीं बल्कि सामुदायिक पहचान को दिया जाता है। यह इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं बल्कि कम्युनिटी यानी कास्ट बेसिस पर, जाति के आधार पर तय होता है और यही इसकी सबसे बड़ी
और अक्सर गलत समझे जाने वाली बात है। कोई व्यक्ति अकेले अनुसूचित जाति नहीं बन सकता, उसे पूरी जाति को ऐतिहासिक भेदभाव का शिकार होना चाहिए जिसे संविधान संबोधित करता है, यानी कि की पूरी जाति के साथ भेदभाव किया जाना चाहिए। यह एक प्रूवन फैक्ट होना चाहिए। अब आता है वह हिस्सा जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और प्रॉब्लम पैदा होती है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो क्या उसे आरक्षण प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। तो पूरे डेवलपमेंटल बेसिस से समझिएगा। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 की तरफ मैं ले चलूंगा। ध्यान दीजिएगा, मूल आदेश 1950 का यह था कि केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही अनुसूचित जाति माना जाएगा। हिंदू धर्म की वे जातियां जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ी रहीं, शोषित रहीं, उनको ही अनुसूचित जाति माना जाएगा। लेकिन 1956 में इसमें संशोधन हुआ और सिख धर्म के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। 1990 में इसमें पुनः संशोधन हुआ और बौद्ध धर्म के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया, यानी कि आप हिंदू से सिख बन जाएं, हिंदू से बौद्ध बन जाएं, अनुसूचित जाति के हैं तो आप अनुसूचित जाति के आरक्षण का और बाकी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन मुस्लिम या ईसाई धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का स्टेटस स्वतः समाप्त हो जाता है और यही वह बिंदु है जो दशकों से संवैधानिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। अगर आप हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए या हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए तो आपके एससी रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया गया। तो आप जानते हैं कि चाहे वह ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, वहां पर छुआछूत की अवधारणा नहीं होती है। धार्मिक तौर पर जो छुआछूत की अवधारणा है वो मुख्यतः हिंदू सामाजिक संरचना का अंग थी, ना कि मुस्लिम समुदाय का और ईसाई समुदाय का। इसीलिए अनुसूचित जाति का संरक्षण भी इसी संदर्भ में दिया जाता है हिंदू धर्म में। लेकिन सवाल अगर आप देखें तो क्या धर्म बदलने से सामाजिक भेदभाव की पीड़ा खत्म हो जाती है, यहां पर विवाद शुरू होता है। तो अस्पृश्यता की अवधारणा केवल हिंदू सामाजिक संरचना यानी जाति व्यवस्था में थी। सिख और बौद्ध ये सब भी हिंदू समुदायों के सामाजिक मूल से निकलते हैं, इसीलिए इन्हें भी माना गया। लेकिन ईसाई और मुस्लिम लोगों के साथ जाति आधारित अस्पृश्यता को उस प्रकार से स्वीकार नहीं किया। हाल ही में मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बिल्कुल क्लियर स्पष्टीकरण दिया है कि जो अनुसूचित जाति का स्टेटस है वह कोई ऑटोमेटिक नहीं होता है, यह स्वतः नहीं मिलता। इसके लिए ऐतिहासिक भेदभाव के प्रमाण आवश्यक हैं, यानी कि आपको यह प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप मुस्लिम बने या क्रिश्चियन बने तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें भी ऐतिहासिक तौर पर भेदभाव हो रहा था। और दूसरी खास बात, 3 कसौटियां बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, सोशल एक्सेप्टेंस होना चाहिए और लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, तभी कन्वर्जन के बाद आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो धर्म परिवर्तन के बाद भेदभाव का स्वरूप बदल जाता है और यही पॉइंट है जहां पर कहा जाता है कि आप अगर क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट करते हो तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इन तीनों कसौटियों को आप मेरे ख्याल से ध्यान से समझ गए होंगे। आपको सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि उस समुदाय को सदियों तक छुआछूत का शिकार होना पड़ा है, तो कन्वर्जन के बाद यह प्रूव करना मुश्किल है। सामाजिक पहचान, क्या समाज आज भी उस समुदाय के साथ भेदभाव करता है, यहां पर भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और कानूनी ढांचा यह कहता है कि क्या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में वह जाति लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड है। अगर नहीं लिस्टेड है तो किसी भी प्रकार से आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, दलित आरक्षण या सुविधाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब यहां पर ग्राउंड रियलिटी को भी समझिएगा। कई कन्वर्टेड अनुसूचित जाति की कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, विशेषकर दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस की, जो आज भी जाति आधारित भेदभाव का सामना करती हैं। उनका लिए धर्म बदल जाता है लेकिन समाज का रवैया उनके लिए नहीं बदलता। कानूनी वास्तविकता यह है कि 1950 का जो ऑर्डर था उसके अनुसार एससी रिजर्वेशन का लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता है, अनुसूचित जाति आरक्षण का उन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता और कानून की नजर में वे अब अनुसूचित जातियों में नहीं आते हैं, चाहे जमीनी सच्चाई कुछ भी हो। अब सवाल इसीलिए क्या उठते हैं, पहला सवाल यह उठता है कि क्या भेदभाव
धर्म बदलने से खत्म हो जाता है, और अगर नहीं खत्म होता तो कानून इस पीड़ा को नजरअंदाज क्यों करता है? दूसरा, क्या 1950 का ऑर्डर आज भी प्रासंगिक है? 7 दशक पुराना फ्रेमवर्क क्या 21वीं सदी के भारत की हकीकत को दर्शाता है? और तीसरा, क्या अनुसूचित जाति स्टेटस धर्म न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? यह एक केंद्रीय प्रश्न है जिस पर आज पूरी बहस टिकी हुई है। तो यह जो डिबेट है, यह जो परिचर्चा है, यहाँ पर एक बड़ा रणनीतिक क्षेत्र भी है, क्योंकि यह केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है। आप भारत की राजनीति को जब देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि यह एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैटलफील्ड है। यहाँ पर बहुत दलों की सरकारें बनती और बिगड़ती हैं इसके आधार पर, और हर दल अपनी रणनीति और वोट बैंक के हिसाब से इसका इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए इसके दो पक्ष और दो नजरिए हैं। कुछ लोग बदलाव के पक्ष में हैं और कुछ लोग बदलाव के विरुद्ध हैं। जो बदलाव के पक्ष में हैं वे कहते हैं कि जो अनुसूचित जाति के बेनिफिट्स हैं वो धर्म न्यूट्रल होने चाहिए, धर्म के रूप से तटस्थ होने चाहिए। कन्वर्जन के बाद भी अगर वो भेदभाव का सामना कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन हासिल होते रहना चाहिए। जबकि बदलाव के विपक्ष में जो लोग हैं उनका कहना यह है कि इससे अनुसूचित जाति की अवधारणा ही डाइल्यूट हो जाएगी, वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी। रिजर्वेशन का दायरा बढ़ने से मिसयूज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और मूल लाभार्थी इससे वंचित हो सकते हैं। यूपीएससी के नजरिए से अगर हम देखें तो यूपीएससी के नजरिए से यह सोशल जस्टिस से जुड़ता है, आरक्षण की नीति से जुड़ता है, माइनॉरिटी राइट से जुड़ता है और संविधान और नैतिकता के मुद्दे से जुड़ता है। तो फाइनली यह आइडेंटिटी और जस्टिस का मामला है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो यह पहचान और न्याय का मामला है। क्या परिचय आधारित न्याय होना चाहिए या भेदभाव आधारित न्याय होना चाहिए? सामुदायिक परिचय के आधार पर लाभ मिले तो सरकारी दस्तावेजों और स्थिर श्रेणीबद्ध मामले होने चाहिए। तो असल सवाल यह नहीं है कि अनुसूचित जाति है कौन, असल सवाल यह है कि न्याय किसे मिलना चाहिए। क्या हम आइडेंटिटी बेस्ड जस्टिस देंगे? क्या हम पहचान आधारित न्याय देंगे जहां पहचान तय करे कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है? या फिर हम भेदभाव आधारित न्याय देंगे जहां पर भेदभाव की पीड़ा को ही आरक्षण की और लाभ देने की कसौटी माना जाए? क्योंकि न्याय सिर्फ कागजों पर नहीं होता है, उसे जमीन पर दिखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यही संविधान की भावना है और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना भी था। तो यूपीएससी के लिए जो मेजर टेक अवेज है वो आर्टिकल 341 है, 1950 का ऑर्डर है, एससी कम्युनिटी बेस्ड है और सुप्रीम कोर्ट के अभी के ऑर्डर्स हैं और ऑनगोइंग डिबेट यानी कि रिलीजियस न्यूट्रल एससी स्टेटस की मांग, इस पर अभी बहस चल रही है जो अभी खत्म नहीं हुई है। तो फाइनली आप लोगों से भी बहुत सिंपल सा जो प्रश्न है वो यही है कि क्या सबसे पहली चीज तो क्या आपको अब यह चीज क्लियर हुई अनुसूचित जाति में कौन आएगा, कैसे ये डिसाइड होगा, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजंस किस आधार पर लिए गए हैं। इस डिबेट को आप अभी भी समझने का प्रयास कीजिएगा और यह प्रश्न का उत्तर भी देने का प्रयास कीजिएगा कि यह पहचान आधारित होना चाहिए या भेदभाव आधारित होना चाहिए, जस्टिस आइडेंटिटी से तय होना चाहिए या डिस्क्रिमिनेशन से तय होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। यह वही प्रश्न है जो आगे आने वाले दशकों में भारत के न्याय, संविधान और राजनीति सबकी दशा और दिशा तय करेगा और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर का नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लॉन्च हो रहा है 7 अप्रैल से। लेट मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ये बैचेस आपको अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी माध्यम में और बाइलिंगुअल माध्यम में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इस बैच की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगे, हमारे ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहां आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर आपको हमारी फीस में डिस्काउंट भी चाहिए, कुछ आकर्षक छूट चाहिए, तो यह कोड याद रखिएगा पीके लाइव। इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा और आप हमारे हर कोर्स में एक आकर्षक छूट प्राप्त कर सकेंगे। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। 7 तारीख से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।